हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत है बालाजी ट्यूटोरियल पर। बच्चों, आप सभी का भी स्वागत है। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं और अल्टरनेटिंग करंट का एक लेक्चर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखा था, यानी प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, कैसे बनती है, क्या इक्वेशन होती है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं, और कुछ और बेसिक बातें। ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके एसी के बचे हुए उनको यहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। नहीं करना है? ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले आज की हमारी हेडिंग क्या होगी? हेडिंग क्या है हमारी? अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 2। अरे हाँ, है ना? सिंपली लिख दें ऐसे ही, अल्टरनेटिंग, या फिर मैं शॉर्ट में एसी लिख दूं अब। ठीक है, चलिए। और ये आपका हो गया पार्ट। चलिएगा, देखो, कल आपको जितनी बातें बताई उसमें एक दो बातें थोड़ी सी मैं रिकॉल करवा देता हूं। जैसे कि हम लोगों ने कल एक एवरेज वैल्यू की बात की थी और आपको मैंने ये कह दिया था कि पूरे साइकिल के लिए आंसर कितना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आधे के लिए निकालते हैं। दूसरी बात कि कभी भी अगर मुझे अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना हो तो मैं जो है यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे हॉट वायर अमीटर यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हॉट वायर अमीटर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। और ये किस पर बेस्ड होता है? तो बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट। आपको बता दिया था ये। किस पर बेस्ड होता है ना? वो जो जूल ने इफेक्ट दिया था, Q बराबर आई स्क्वायर आर टी वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद देखना, हम लोग कल औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू और हमारा आरएमएस यानी कि इफेक्टिव पढ़कर गए थे। बोलिए हाँ है ना? और आपने कहा ये आधे आधे साइकिल के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकालते हैं? आधे साइकिल, हाफ साइकिल के लिए। ठीक है ना? तो आधे साइकिल के लिए जब वैल्यू निकाल रहे थे एवरेज की तो कितनी आ रही थी? 0.637 यानी 63.7%। और अगर आप इफेक्टिव वैल्यू निकालते थे तो कितनी आती थी? क्लियर है ये बात? बोलो हाँ है ना? अब एक पॉइंट जो अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये है ऑब्जेक्टिव जो कभी भी बन सकता है, आज नहीं तो कल पेपर में आ सकता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखने को बोलूंगा, वो सुनिएगा यहां से। ठीक है, देखिए, जब आप मीन या एवरेज की बात करते हैं तो आप यहां पर जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आधे साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट उतने ही आवेश भेजती है जितना कि डीसी भेजती है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो उन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है आधे साइकिल के लिए। क्या होती है? और मैंने कल आप लोगों को अगर याद हो तो एक लाइन बीच में बोली थी पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही कि अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना बहुत मुश्किल है। अल्टरनेटिंग करंट का मापन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग उसको डीसी के बिहाफ पे मापते हैं। याद आया था क्या? याद आ रहा है आपको? कुछ कुछ ऐसा कल बोली थी बात कि हम लोग डीसी की मदद लेकर एसी का मेजरमेंट करते हैं। तो हमने कहा कि अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? तो एवरेज वैल्यू का फैक्टर तो ठीक है कि अगर आ गया ये 2/पाई वाला तो ये बता देंगे, या पीक वैल्यू का 63.7% है ये बता देंगे अपनी जगह। लेकिन अगर आपको कोई डेफिनेशन से बात करे तो आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर कुछ बात लिखी हुई है कि सेंड सेम चार्जेस थ्रू द सर्किट इन हाफ टाइम पीरियड, यानी कि समान आवेश प्रवाहित करने वाली डीसी के समकक्ष होगी। यानी कि उस आधे साइकिल में जितना टाइम लग रहा है T/2 का, कितने का? अगर उतनी देर के लिए एसी चलाएं और उतनी ही देर के लिए डीसी भी चला दें। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? आधा साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होगा? T/2 में। अरे बोलिए। और इतनी ही देर के लिए T/2 के लिए अल्टरनेटिंग करंट चलाओ तो पता चल जाएगा कितना आवेश भेज रहा है। T/2 टाइम के लिए ही डायरेक्ट करंट भी चलाइए तो क्या पता चल जाएगा कि कितने आवेश जा रहे हो। और ये जब दोनों उसी समय के लिए, उसी समय अंतराल के लिए जब फ्लो करते हैं तो बराबर बराबर आवेश भेजते हैं। क्लियर है ये? अब जरा फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो। हम लोग एवरेज में आवेश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? चार्ज की। चलिए पढ़िए, देखो, डीसी दैट सेंड्स सेम चार्जेस थ्रू सर्किट इन हाफ टाइम पीरियड एज एसी डज इन दी सेम टाइम। उतने ही समय अंतराल में डीसी और एसी बराबर बराबर आवेश भेजते हैं। किसी को इसमें कोई परेशानी है? बोलिए, पक्की बात नहीं है? चलिए, ये समझ में आ गया। अब नीचे आइए, दूसरा हमारा क्या था? आरएमएस वैल्यू। दूसरी हमारी क्या थी? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब मैंने कल आपको बता दिया था, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान, या वर्ग मूल माध्य मान, ऐसा जो भी बोल लीजिए वो होता है। ठीक है,
और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जो पीक वैल्यू होती है यानी कि जो उच्चतम या शिखर मान होता है उसका 70.7%। कितना, ये आपने निकाल लिया था। लेकिन अब देखो फिर से एसी को मेजरमेंट तो कर नहीं पाते क्योंकि एसी तो 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरी कर रही थी, 60 साइकिल कहीं कहीं पूरी करती है यूएस में, तो हम लोगों को पता तो चलता नहीं। तो हम लोगों ने पता है क्या किया, हम लोगों ने इसका भी मेजरमेंट डीसी के बेसिस पे निकाला। किसके, और हमने बोला भाई साहब जिस टाइम पीरियड में आप एसी का आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं, जितने समय में, जितने आवर्तकाल में आप एसी का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, उतने ही टाइम पीरियड में अगर डीसी भी फ्लो करवा दी जाए, यानी कि 0.5 सेकंड तो 0.5 सेकंड, 1 सेकंड तो 1 सेकंड, समझ में आया? तो जितनी देर में एसी जितना गर्म करती है डीसी भी उतना ही गर्म करेगी। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलिए। यहां पे आवेश आवेश की बात नहीं की हमने, आवेश वाली बात एवरेज में करेंगे। जब हम आरएमएस की बात करेंगे तो दोनों का हीटिंग इफेक्ट सेम होना चाहिए। यानी कि एक फॉर एग्जांपल, अभी तो अपने मार्केट में डीसी के हीटर नहीं आए हैं, वाटर हीटर, एसी वाले वाटर हीटर है ना। अभी ठंड गई, आप लोगों ने अभी जो है पानी गर्म किया रॉड लगा लगा कर, तो जो रॉड लगा रहे थे उसमें एसी सप्लाई कर रहे थे। आप क्या सप्लाई कर रहे थे? एसी। लेकिन अगर उसी की जगह मान लो एक और हीटर आता है, वो डीसी का होता है। किसका होता है? और आपने कहा है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देखना चाहता हूं 10 सेकंड। फॉर से आप लोग मान लो 10 सेकंड के लिए आपने एक हीटर लिया और बाल्टी में लगाया, और 10 सेकंड के लिए वो जब उसमें एसी करंट, यानी देखो एसी करंट गलत हो गया, अल्टरनेटिंग करंट जब उसमें फ्लो हुआ तो उसका टेम्परेचर मान लो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो इतना ही अगर आपने हीटर यूज कर लिया डीसी का, किसका? डीसी का, और उसको आप कितने सेकंड के लिए रखोगे? 10 सेकंड के लिए, तो कितना डिग्री गर्म करेगा? 1 डिग्री गर्म करेगा। उतने ही पानी को कितना गर्म कर देगा? 1 डिग्री। तो इस वैल्यू को आरएमएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरे आपका वॉल्यूम डाउन क्यों हो गया? क्या बोलते हैं इसको? पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, क्या वही बात लिखी हुई है इसमें भी? डीसी दैट प्रोड्यूसेस सेम हीट इन द रजिस्टर इन द सेम टाइम एज, समान ताप उत्पन्न करने वाली समतुल्य डीसी धारा जो होती है उसी को आपने यहां पर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोला है। किसी को इस बात से कोई समस्या या परेशानी तो नहीं? तो आज के बाद आप लोग दो बातें याद रखेंगे कि अगर मुझे आरएमएस देखना है, क्या देखना है, तो मैं क्या देखूंगा? आरएमएस देखना होगा तो डीसी देखेंगे, अगर आरएमएस देखना होगा तो हीट देखेंगे, और अगर एवरेज देखना होगा तो ये वाली बात मैंने कल आपको नहीं बताई थी, इसलिए मैं आपको ये वापस आज बता दिया हूं। ठीक है, बढ़े आगे। ये बात और एक्स्ट्रा याद रखो साथ में जो आपने पढ़ा है उसमें। नेक्स्ट चलिए, अब हम बात करते हैं, हमारे पास एसी और डीसी दो करंट है। अरे हाँ या ना? और जनरली जिनके घर में इन्वर्टर लगा है उनके घर में तो दोनों करंट चलते हैं। एक क्या, अल्टरनेटिंग करंट जो सप्लाई हो रही है, और डीसी जो आपने वो बैटरी में स्टोर करके रखी हुई है। अच्छा, एसी को कभी स्टोर नहीं कर सकते, एसी को कभी आप स्टोर, क्योंकि जैसे ही बैटरी में आप आधे साइकिल के लिए प्लस भेजोगे, अगले आधे के लिए वो क्या हो जाएगी? तो एवरेज करंट, अभी पढ़ा था ना। इसलिए एसी कभी भी स्टोर, इसीलिए हमारे फोन के चार्जर आते हैं। अदरवाइज हमारे फोन में केवल और केवल पिन आती दो, और देते भी नहीं। वो तो बोलते घर पे केबल जुगाड़ कर लेना तुम्हें, है ना, बोलते घर की एक केबल कोई सी भी फंसा देना, मोबाइल में चार्ज हो जाएगा। अगर एसी स्टोर हो पाती, एसी स्टोर होती नहीं, डीसी करना पड़ती। डीसी हमारे घर में है नहीं तो हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर से हम लोग डीसी बनाते हैं, वो बाद में देखेंगे। एडवांटेजेस देखिए आप पढ़िए। पहले नंबर पे देखो, कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी इज लेस देन डीसी, यानी कि एसी बनाना आसान है एज कंपेयर टू। देखो यार, ये एडवांटेजेस तो केवल ऐसे समझाए जा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है हमारे पेपर की। बट क्या है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा अलबेला है। मैंने कल आपको बोला था ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब आता है, जो कहीं पर आपने पढ़ा नहीं है इस तरीके का, इसलिए थोड़ी बेसिक बेसिक बातों की भी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर है क्या सभी को? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, आज थोड़ा समझना है हमको। क्लियर है ये पॉइंट? अरे बोलिए, क्या होता है? एसी उत्पन्न करने में लागत कम लगती है, डीसी उत्पन्न करने में ज्यादा। सेकंड देखो, एसी कैन बी कन्वर्टेड टू डीसी यूजिंग रेक्टिफायर। अगर डीसी बनाना भी है तो रेक्टिफायर लगाएंगे, डीसी बन जाएगी आसानी से। तो ये भी हमको इसका एक एडवांटेज नजर आ रहा है। तीसरा देखिए, ट्रांसमिशन लॉसेस मिनिमाइज्ड बाय अप्लाइंग एसी एट अ हायर वोल्टेज। अब मैं आपको बताता हूं, इसका बहुत बेसिक एग्जांपल है। जहां पर विंड मिल लगी होती है, जहां पर सोलर पावर प्लांट लगे होते हैं, जहां पर हाइड्रो पावर प्लांट लगे हुए होते हैं, जहां पर थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं। आप लोग अभी जीके पढ़ रहे होंगे और आपने जीके पढ़ा भी है, तो जब आपने एमपी पढ़ा था तो एमपी में क्या ओमकारेश्वर वाले डैम का नाम पढ़ा आपने, इंदिरा सागर, और उसमें पीछे बोला 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है। क्या आप लोगों ने महेश्वर डैम का नाम सुना और फिर 420 लिखा, और फिर आपने उधर एक और डैम पढ़ लिया जिसको आपने बोला कौन सा, नर्मदा के ऊपर ही,
इंदिरा सागर 1000 बोल दिया मैंने, कितनी बार बोलोगे? इंदिरा सागर की 1000 है, ओमकारेश्वर की 500 है ना, वहां पे 1000 ओमकारेश्वर वाला डैम है उसकी कितनी है? 600 मेगावाट। तो जो ये आपने कैपेसिटी बोली है, ये क्या जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। और आपने यूज कहाँ किया उसको? पूरे खंडवा में, खरगोन में, बड़वानी में, उसके आसपास बुरहानपुर, कहीं पर भी बोलिए। तो इतनी दूर भेजा कैसे गया? इतनी दूर भेजा कैसे जाए? तो जब हम डीसी को भेजते हैं तो डीसी बहुत जल्दी लॉस में मतलब डीसी के अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डीसी के अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डीसी एकदम खत्म हो जाती है। जबकि एसी को हमने देखा कि अगर हम एसी का वोल्टेज बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, तो एसी आसानी से सप्लाई हो जाती है, यानी कि लंबी दूरी तक ट्रेवल कर जाती है। क्लियर है? अरे बोलिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ियों पे पवन चक्की लगा देते हैं। अब वहां पे कौन अंकल जी बैठे हैं क्या आपने, कि वहां पर बैठे बैठे वो बढ़िया पंखा भी चल रहा, हवा भी आ रही ऊपर, और नीचे लैंप जला के बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? पहाड़ी पे लगाई हुई आपकी जो वो पवन चक्की है, वो जब एनर्जी जनरेट करती है या पावर जनरेट करती है तो उसको भेजा जाता है, तो अल्टरनेटिंग करंट को भेजते हैं। क्या भेजते हैं? और अल्टरनेटिंग करंट को भी किस पे भेजना पड़ता है हमें? हायर वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज पर भेजते हैं तो उसका लॉस कम से कम होता है, इसीलिए वो हाई टेंशन लाइट चलती है। कभी कभी बोलते हैं ना 11 केवी की लाइट है, 22 केवी की लाइट है, 33 केवी की लाइट है, सब बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने? अरे बोलिए। और फिर हमारे घरों में आते तो वायर पतले होते जाते हैं या ट्रांसफार्मर लगा होता है। चलिए ठीक, ये पॉइंट भी। अरे बोलिए। फोर्थ देखिए, वोल्टेज इजीली स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज कर लो, इसका वोल्टेज अप डाउन आसानी से किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर पढ़ के आ चुके हो आप लोग? अरे बोलिए, ट्रांसफार्मर किस पर बेस्ड होता है? किस पर बेस्ड होता है? अन्योन्य प्रेरण पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? अन्योन्य प्रेरण पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर को डीसी में लगा देंगे तो काम करेगा क्या? नहीं करता है। ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स ऑन एसी। चलिए, तो ये क्या थे इसके कुछ एडवांटेजेस? अरे बोलिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है भाई? देखो, ऐसा नहीं है कि हर चीज में ये एसी अच्छी ही है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा। अरे बोलिए। तो नुकसान क्या है? तो लिखा है एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि आपके घरों की जो इन्वर्टर की बैटरी है, उस इन्वर्टर की बैटरी के ऊपर जो वो 2 पॉइंट्स लगे होते हैं प्लस माइनस, अगर आप उसको पकड़ भी लोगे तो आपको कहीं नहीं लगता है करंट। लेकिन अगर आपने यहां पर प्लग में ऐसे अपनी उंगलियां प्लग इन कर दी तो आपका मुंह लाल, कान से धुआं, बाल खड़े। समझ गए बात? ये 3 चीजें तो होती है, तो आपको पता ही होगा। का है संतूरी? का हम गलत बता रहे हैं का? तुम तो बिल्कुल हमारे कथा सुनने बैठे तो ऐसा कन बैठ गए। बोलो पंडित जी। पंडित जी तो इससे पहले पढ़ा के चले गए, हम तो कहीं से कहीं तक पंडित नहीं। क्या विवेक पंडित सर? आज के बाद उनको आप क्या बोलोगे? विवेक पंडित सर क्या बोलोगे? पंडित विवेक महाराज ऐसा बोलेंगे अपन। बोल मत देना। 2-4 भजन याद करवा दिए और मंत्र याद करवा दिए ना तो केमिस्ट्री भूल जाओगे, सारी रिएक्शन गायब हो जाएगी तुम्हारे अंदर से। समझ गए? है ना? तो हम क्या बोल रहे थे कि जो एसी है वो ज्यादा डेंजरस होती है। क्या होती है? और इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, है ना, कितनी डेंजरस होती है वो भी बताई जाएगी आपको। अगला पॉइंट देखो, एक यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहा है स्किन इफेक्ट। क्या दिखाई दे रहा है? और उसको मैंने नीचे भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट नॉर्मली देख लेते हैं हम लोग। बोलेंगे ये दोनों लगभग सेम ही लिखा हुआ। AC flows more on the surface of the conductor, so many thin insulator wire used instead of one thick wire। और अगर आपको याद हो तो मैंने किसी क्लास में ये बात आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि पहले के जमाने में अंदर एक मोटा वायर निकल कर आता था, और आज के जमाने में जब आप वायर का इंसुलेशन हटा तो अंदर से मल्टीपल वायर निकलते। क्या ये बात याद आई? कितने बच्चों को याद आ गया है? अजय एक मिनट हैंड डाउन करो। आप तो सब हाथ खड़े कर दिए भाई। किसको याद नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। किसको याद नहीं आया बताना जरा, मैं आके बताता हूँ, उसको याद दिलाता हूँ। आज मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था आप लोगों को सेकंड चैप्टर में, जब बताया था कि भाई चार्जेस हमेशा बाहर वाली सरफेस पे रहते हैं। किस पे रहते हैं? तो अगर एक सिंगल मोटा वायर यूज करोगे तो सिंगल मोटे वायर के बाहर बाहर कवर पे चार्ज फ्लो होने लगेंगे। बोलो हाँ है ना? और अगर आपने उसकी जगह पे बहुत सारे वायर यूज कर लिए तो उसके बहुत सारे बाहर वायर मिलेंगे ना, सरफेसेस, तो मल्टीपल सरफेस आपको मिलती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं आज की डेट में, एक मोटा वायर यूज करने की बजाय हम क्या करते हैं? मल्टीपल वायर यूज करते हैं। क्लियर है? अरे बोलिए। किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो ये इससे क्या होगा?
ऐसा मल्टीपल वायर तो भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है ना, एक मोटा सा वायर बना देना, जबकि एक बहुत पतले पतले एक जैसे वायर बनाना, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो ज्यादा हो जाएगी ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ओनली डीसी यूज्ड नॉट एसी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो और नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी, ये सारे वर्ड वहीं के, ये जितने लिखे हुए ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये सब कहाँ के हैं? आप लोगों ने अगर कहीं देखा हो तो एक रील चल रही है अभी मार्केट में, एक रील चलती है जिसमें ऐसे दो वायर होते हैं, उनको ज्वाइंट किया हुआ होता है, और एक व्यक्ति जो है मोल्टन मेटल लेकर आता है और उसके अंदर उस वायर को डिप कर देता है, तो उसके ऊपर सिल्वर कलर की कोटिंग चढ़ जाती है जिंक की। देखिए क्या आप लोगों ने? नहीं देखा, आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, ना फिजिक्स घर पे जाके देखी, ना केमिस्ट्री, ना बायो, ना जीके, ना इंग्लिश, और ना रील देख पाए आप। कुछ तो करते जीवन में, एटलीस्ट यहाँ हाँ बोल देते, मुझे लगता है कि आप कम से कम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने टाइम को। वो भी नहीं, रील कौन सी देखी? अगर मैं भी एक गाना बता दूं उस पर रील आ रही है तो सभी तैयार हो जाएंगे, नाच के बताएंगे कि वो रील सर ऐसे नहीं, आप गलत बता रहे हो, ये थी वो। अगर एक डायलॉग बोल दूं कोई उल्टी सीधी रील का, बोले आपको डायलॉग याद नहीं रहता सर, वो ऐसा था डायलॉग, मैं बोल दूंगा उसमें 3 लोग थे, नहीं 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 सर 4 लोग थे, आपको चौथा दिखा नहीं उसमें, वहां सब याद रहता है। बाकी ऐसे पढ़ाई वाली हो गई, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह नहीं जानते हैं क्या? अरे लोहे के ऊपर जो चादर होती है, लोहे की चादर जो होती है उसके ऊपर जो कवरिंग चढ़ाते हैं ना एक, तो उसको पेंट लेके ब्रश थोड़ी करने बैठते हैं वहां पर, वो एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसके अंदर डिप करके निकाल लेते बाहर, अरे बोलिए, और वो हो जाती है पेंटिंग, तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिंग, क्योंकि उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी भेजते, तो डीसी को यूज करते ना कि एसी को। तो अल्टरनेटिंग करंट ये काम नहीं करके देती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अल्टरनेटिंग करंट से ये काम नहीं होते, उसके अंदर डीसी भेजना पड़ेगी, तभी एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तुम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री का दिमाग लगाओ ना, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है, वो कैथोड एनोड वाली बात याद आई क्या? कैथोड एनोड क्या है, एसी में क्रिएट करोगे क्या तुम लोग कि डीसी में? डीसी में, सीधी सी बात है, हाँ या ना? तो एक तरफ आके सारे इलेक्ट्रॉन चढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ जाके सारे के सारे प्रोटोन या पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, वो केटायन एनायन वाली बात पढ़ते हो, थोड़ा याद आया क्या? अरे वही तो है ये सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग एसी यूज नहीं कर पाते, किसको यूज करना पड़ता है? तो ये भी एक तरीके से क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट आइए, स्किन इफेक्ट को थोड़ा और पढ़िए, पढ़िए जरा इसको। लिखा है एसी इज ट्रांसमिटेड मोर बाय द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट, सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ थिन इंसुलेटेड वायर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगल थिक वायर। क्लियर है? ये वही ऊपर वाली बात लिखी हुई है, पर आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप समझदार हैं। और वो जो सिंगल सिंगल अंदर वायर रहते हैं वो भी इंसुलेटेड रहते हैं, कैसे रहते हैं? टीवी का केबल देखा कभी? टीवी का केबल, टीवी के केबल के ऊपर सबसे ऊपर ब्लैक कलर की कवरिंग रहती, जब उसको हटाओगे तो आपको अंदर एक जाली जाली नेट टाइप का मिलेगा, उसको हटाइए, उसके अंदर व्हाइट कलर की कवरिंग रहती है, बहुत हार्ड होती है, जो कि बहुत कठोर होती है, अगर फोल्ड भी कर देते तो टूटती नहीं है वो। उसको जब आप हटाते हो तो अंदर से तांबे का तार निकलता है, लेकिन उस तांबे के तार के ऊपर भी एक इंसुलेशन होता है, बहुत पतला होता है, जिसमें तांबा तो दिखने लगता है लेकिन वो इंसुलेशन होता है, उसको भी हटाना पड़ता है, तब जाके वो पता चलता है। तो वो वाला इंसुलेशन छोटा बहुत पतला, तो जो आपने थिन ये लिखा ना, सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ थिन इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर मतलब उनके ऊपर कवरिंग है, ठीक है क्या? स्किन इफेक्ट इसको कहते हैं, बस सिंपल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप याद रख लेना स्किन इफेक्ट किसको कहते हैं। किसको कहते हैं स्किन इफेक्ट? कि अल्टरनेटिंग करंट होगा वो क्या करेगा, केवल सरफेस पर फ्लो होता है, किस पर फ्लो करता है? क्योंकि आप लोगों को याद हो तो वो आप लोगों ने वो पढ़ा एक चैप्टर, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने गॉस के एप्लीकेशन पढ़े हैं, और गॉस के अनुप्रयोग पढ़ते समय आपने तीसरे नंबर पे सॉलिड और हॉलो स्फीयर पढ़े हैं, ठोस और खोखले गोले, और उसमें जब आपने ठोस गोला पढ़ा, या सॉरी आपने कंडक्टर और नॉन कंडक्टर पढ़े, आपने कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, चालक और कुचालक पढ़े, तो जो चालक थे उसमें ठोस हो या खोखला हो आंसर सेम आ रहा था, याद आया? क्योंकि सारे के सारे चार्ज जो हम दे रहे थे वो कहां पहुंच रहे थे, सरफेस पे पहुंच जाते थे, जबकि कुचालक होता था तो कहां हो जाता था, कुचालक में जब चार्ज देते थे और अगर वो ठोस होता था तो चार्ज पूरे फैल जाते थे, जबकि अगर आपका सुचालक है और उसमें ठोस है और उसमें चार्ज भेज दिए फिर भी कहां पहुंच जाते थे, सरफेस पे पहुंच जाते थे। तो सरफेस पे जाना आपको पता है कि चार्ज कहां जाएंगे, सरफेस पे ही जाएंगे। क्लियर है? ठीक, अरे बोलिए। चलिए अब यहाँ पर आपके पास कुछ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था कि टाइम पीरियड क्या होता है ना? अरे बोलिए, कोई भी बच्चा बता देगा टाइम पीरियड क्या होता है? हाँ आवर्तकाल तो मुझे भी पता है, आप बताइए क्या होता है? और कल आपने ये भी बोला था ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी,
तो t बराबर 2π/ω भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे बोलिए। चलिए अब आप आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आज आप लोगों को यहां पर पूरा समझना है। यहां पे लिखा फेज, क्या लिखा हुआ है? ये पीछे जो चरण वर्ण लिखा है छोड़ दो, कोई चरण वर्ण की बात नहीं, आप तो फेज याद रखो अभी फिलहाल में, मैं इसको फेज ही बोलूंगा। जरा पढ़ के देखिए, लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ वेव, किसकी? इस चैप्टर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की तरंगे ही तो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइन वेव के फॉर्म में ही तो फ्लो कर रही है। तो लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन टेलिंग, टेलिंग मतलब आपको कह रही है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या बोल रहा है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी भी समय पर, एंड इट्स डायरेक्शन, यानी उस समय उसकी पोजीशन और डायरेक्शन बताने वाला जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी या उस गुणधर्म को ही हम फेज कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? अब आपने ये तो बोल दिया कि एक प्रॉपर्टी है, और उससे हम क्या बताते हैं? तो किसी भी पार्टिकल का मोशन करते हुए लोकेशन, यानी कि पोजीशन, यानी कि स्थान, यानी कि वो कहां पर है, और साथ में उसकी दिशा, डायरेक्शन की, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नेगेटिव है, प्लस है, क्या है, वो चीजें बताता है, वो कहलाता है आपका फेज। दूसरा वर्ड देखो यहां पर लिखा हुआ फेज एंगल। क्या लिखा है? फेज एंगल। इसको पढ़ के बताते। देखो अब एंगल लिख दिया उसने, तो मैं भी एंगल बोलूंगा, फेज एंगल। एंगल एसोसिएटेड विद द वेव मोशन, साइन हो या कोसाइन हो। कल याद करो, आपको मैंने 3 इक्वेशन लिखी थी, एक कॉस और एक साइन और फिर टेन, और आपको 10 पे मना कर दिया था कि ये एसी नहीं है, बाकी दोनों एसी थी। तो क्योंकि यहां पर आपका ये साइन या कोसाइन होता, वो एंगल बन जाता है। हमने कहा एंगल एसोसिएटेड विद द वेव मोशन इज कॉल्ड फेज एंगल। अब वो कितना एंगल बनाएगा मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? वो फेज क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, अभी थोड़ी देर में समझते हैं। चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट, थोड़ा और एक दो पॉइंट। यहां पर आपके पास दो चीजें लिखी है, एक लिखा है लीड और दूसरा लिखा है लैग। क्या लिखा है? लीड एंड लैग। अब देखो यहां पर थोड़ी सी आपको बात समझना होगी कि कोई किसी से आगे है या कोई किसी से पीछे है। जब आप ये बात बोलते हो तो आपको कम से कम 2 लोग तो चाहिए, और हम लोग कंपैरिजन 2 लोगों में ही करेंगे, 3 में भी नहीं करेंगे। तो यहां पर लोग नहीं है, यहां पर है वेव्स। यहां कौन है? वेव्स। यहां पर है तरंगे। तो हम किसका कंपैरिजन करने वाले हैं? तरंगों का कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन करेंगे? तरंगों का। क्या ये बात ठीक है? अरे बोलिए, क्या करने वाले हम लोग? तरंगों का कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है? अरे बोलो, बोलो प्रभु। ऐसे आलती पालती बैठ के करके और फिर समाधि में बैठने से थोड़ी पढ़ाई होती है। बढ़िया, बिल्कुल अकेले बैठे हैं, आलती पालती कर ली, एक गद्दा वद्दा रख दिया साइड में, तो ऐसे भी बैठ जाओ और थोड़ा विष्णु अवतार नहीं। ठीक है? जय हो लक्ष्मी मैया की। लीड का मतलब आगे होना और लैग का मतलब पीछे होना। लीड का मतलब आगे होना, लैग का मतलब पीछे होना। किससे? एक दूसरे से। अरे हाँ है ना, जैसे आज हमारी क्लास में लक्ष्मी ही पीछे रह गई। कौन पीछे रह गई? और सरस्वती आगे निकल गई। कभी सरस्वती पीछे रह जाती तो लक्ष्मी आगे। टाइम पास कर रहा हूं, समझ गए होंगे। 2 वेव का आगे पीछे होना ही फेज डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और फेज डिफरेंस को हम क्या बताते हैं? या तो आगे या पीछे। अब जब आगे पीछे बताते हो तो लीड और लैग करते हो तो हम लोग एंगल से बताते हैं। किससे बताते हैं? एंगल से। किससे बताएंगे? पक्का? कोई समस्या, दुविधा, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। हमने कहा अग्रता, वन विद ग्रेटर फेज एंगल लीड्स द अदर, यानी कि जिसका एंगल ज्यादा होगा वो दूसरे से, जिसका फेज एंगल ज्यादा होगा वो दूसरे वाले से आगे। अरे हाँ है ना? तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और एक और इक्वेशन देते हैं ये आपको और कहते हैं E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों में अगर आप एंगल वाला टर्म देखें तो ये पीछे ओमेगा टी प्लस π/2 है, यहां पर केवल ओमेगा है। एंगल किसका बड़ा है? तो आप कहेंगे I का बड़ा है, यानी कौन लीड कर रहा है? I लीड कर रहा है, E पीछे रह गया है। दूसरे नंबर पर देखेंगे, यहां लिखा हुआ है लैग। क्या लिखा हुआ है यहां पर? ये लैग को अगर आप देखोगे तो पढ़ोगे वन विद द स्मॉलर फेज एंगल लैग्स इन अबव एग्जांपल ईएमएफ लैग्स करंट बाय π/2। ऊपर वाले ही एग्जांपल में आपको दोनों बातें समझा दी गई है। आइए प्रभु इधर, मिमिक्री आर्टिस्ट अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ आइए, आप ही के लिए स्टेज से जाएगा होशियार। चलो देखो, क्लियर है ये बात? पक्का?
ठीक है, नीचे आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया गया है, आप सभी लोग अपनी तरफ से क्वेश्चन पढ़ें। हालांकि नीचे सॉल्यूशन भी नजर आ जाएगा, लेकिन ओ माय गॉड, नहीं नहीं आएगा, ये तो आप लोगों को पता है ना यार। ये आप लोगों को जो हीटर की औसत शक्ति जो बोला गया, एक शॉर्ट में क्वेश्चन, बहुत इंग्लिश में सोचेंगे कि बहुत बड़ा लिख दिया, हिंदी में बहुत छोटा लिखा, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में ना मीनिंग नहीं लिखेगी, रेजिस्टेंस आर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बाकी बात एक ही है। पी मीन लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बता दूंगा आप लोगों को, बीच में जबरदस्ती आ गया ये, इसको आना नहीं चाहिए था, पर ठीक है। यहां आइए, आप देखिएगा, सभी क्लास के विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करके इधर भी देखिए। ठीक है, अरे बोल तो लो कम से कम कि हाँ ठीक है, देख लेंगे, बाद में निपट लेंगे। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक? यस सर बोलती। मैं आप लोगों के लिए यहां पर कुछ कुछ बनाने जा रहा हूं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नहीं आए तो कोई जरूरी नहीं। देखिए जरा, आप लोग यहां पर दो वेव देख पा रहे होंगे, कितनी? ये वेव फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं आपको, किस फॉर्म में दिखा रहा हूं? इन दोनों को देखकर बताओ कि कौन आगे है और कौन पीछे है। टू वाली आगे है, कौन आगे है? नंबर टू वाली आगे है। कैसे पता किया आप लोगों ने? यस, आपको ऐसे याद रखना है यहां पर कि टू वाली जो वेव है, एक्चुअल में टू वाली वेव कहीं पहले से शुरू हुई है, तब जाकर जब हम यहां पर जीरो देख रहे हैं, जो पहली वाली वेव की स्टार्टिंग है, उस समय ऑलरेडी टू वाली वेव ने 90 डिग्री चल लिया है। बोलिए हाँ है ना? तो मैं यहां से इसको क्या बोलूंगा, हम इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बहुत आगे काम आएगा हमारे। हम लिखेंगे वेव टू, और मैं बोल रहा हूं इसको इंग्लिश में याद रखो, वेव टू इज लीडिंग बाय पाई बाई टू। क्लियर है? या फिर उल्टा लिख दें तो, उल्टा लिख दें अगर हम लोग इसको किसके टर्म में लिखना चाहें, वन के टर्म में। किसके टर्म में? वेव वन इज बाय, अच्छा जितने डिग्री से, जितने एंगल से एक आगे होता है, उतने एंगल से दूसरा पीछे भी होता है। ये भी बात है, ऐसा थोड़ी होगा कि एक जो है वो पाई बाई टू से आगे हो जाएगा और दूसरा जो है वो पाई बाई टू से ना रहकर पाई से पीछे। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, जितने एंगल से एक आगे निकलेगा उतना ही दूसरे एंगल, दूसरा वाला उतने ही एंगल से पीछे भी रह जाएगा। ये समझ में आ गया सबको? गुड। अब अगर ये समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप इसमें भी मुझे आंसर जो है वो सही करके दें। चलो, अब कोई नहीं बोलेगा, जिनसे मैं पूछूंगा वही बोलेंगे, ठीक है? कृष्णा खड़ी हो, कौन आगे और कौन पीछे? वन आगे, टू पीछे, बैठ जाओ। खड़ी हो चंचल, कौन आगे? तुम चंचल हो?
कौन आगे? सेकंड वाली आगे, बैठ जाओ। गुड़िया खड़ी हो। कौन आगे? हाँ, गुड़िया तुम में से किसी का नाम है क्या? तुमने फर्स्ट बोला क्या? है, बैठ जाओ, खड़ी हो। मैं सबको खड़ी हो नहीं बोलूंगा, इशारा करूंगा, आंसर बताओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे बैठे ही बोल दो। अब एक काम करो, नंबर तो लेना ही है। 2 वाले हाथ खड़ा करो, जिनने 2 बोला हाथ खड़ा करो। और अभी बाकी बैठे हुए बच्चे भी 2 वाले हाथ खड़ा करो, अच्छे से हैंड रेस करो, अच्छे से। मैं पूछ लूंगा किसी को, एक को भी है ना, कि आपने 2 क्यों बोला और 1 क्यों बोल रहे हो। और 1 वाले हाथ खड़ा करो। 1 आगे, कौन आगे है? क्लियरली नजर आ रहा भाई। इसको और क्या जानना चाहते हो इस आप में, है ना? कौन लीड कर रहा है? वन इज लीडिंग। अब फिर से, अब हमारी प्रिया बताओ कितने एंगल से? संतुरी बताओ, बता पाओगी, बोलोगी? नहीं, नहीं बताओ तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करूं। हाँ संतुरी, जल्दी, मना करो नहीं आता हो तो। पीछे, 5/2, 5/2। लक्ष्मी, गुड़िया है, बताओ सीमा। 5/2 बोलो। गुड। पाई से, पाई से है, ढक्कन हो तुम लोग। आंख बंद करके हर बार क्या वो 5/2 ही करते रहोगे क्या? देखो ना वेव कितनी चली गई। तुम्हारे तो सारे आंसर गलत हैं, तो कमेंट करने का कह दो किसी पे, ठीक है ना? समझ में आ गया इन दोनों बातों से? चलो, अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं अब आप लोगों को यहीं पर वही चीज जो अभी आपने देखी उसको अलग तरीके से आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं यहां पर आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में एक पेयर दूंगा। पेयर का मतलब समझते हैं? जोड़ी। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। और आपको मुझे वो बताना है कि उनमें कौन आगे और कौन पीछे है, ठीक है? चलो पहला पेयर देखेंगे। हमने लिखा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और यहां पर लिख दिया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अभी कोई आंसर नहीं करेगा, बस आप आपकी कॉपी में या आप अपनी तरफ से जैसे भी इसको सॉल्व करना करके रखे। मैं आप लोगों से एक एक करके भले क्वेश्चन पूछ लूंगा। चलिएगा, आंसर करेंगे तो 2 बातों का आंसर करना है। पहली बात तो आई और वी में आंसर करेंगे कि कौन आगे है और कौन पीछे है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी डेटा लिखेंगे वो बड़े वाले के लिए, आगे वाले के लिए लिखेंगे ना। हम यहाँ पर केवल कौन सी क्वांटिटी को लिखेंगे? लीडिंग क्वांटिटी। किसको लिख रहे हैं? लीडिंग जो है उसी को लिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी किसको लिखेंगे? लीडिंग क्वांटिटी को। पर मैं लीडिंग के साथ में
ब्रैकेट में जो है वो चाहता हूं कि फेज एंगल भी लिखें। क्या लिखें? कि कितने एंगल से आगे, है ना। चलिएगा, बातें नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों में से कौन आगे है या कौन, यही क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, बोलो हाँ है ना। तो आप क्या बता रहे हो, क्या कहना है? दोनों। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे सेम फेज। क्या बोलोगे? समान कला में। मैं एक बार लिख देता हूं, आप इसको बोलना सेम फेज। क्या बोलोगे? सेम फेज। सेम फेज मतलब समान कला में। किसमें? और आप लोगों को एक बात जो नहीं बताई वो और जान लो कि जब भी कभी दो अलग अलग वेव का अंतर लिखते हैं, कलांतर या फेज डिफरेंस लिखते हैं, तो हम उसको फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तो फाई यहां पर कितना है? 0 डिग्री। कितना है? क्यों 0 डिग्री? क्योंकि दोनों की दोनों समान कला में चल रहे हैं। बोलिए हाँ या ना। चलिएगा, सेकेंड वन का आंसर करेगा हमारी क्लास में जिनको उनकी बड़ी बहन ने, छोटी बहन ने डांटा। चलो आंसर करो, बताओ दीदी, आंसर बताओ इसका। बड़ी बहन छोटी बहन बोल दिया ना बाद में, छोटी बहन बताइए, बड़ी बहन बताइए आंसर, बताओ। नीचे वाला कौन है? इसका कुछ नाम नहीं है क्या? सेकंड वाला, सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाला तो ये है। हाँ ऐसा बोलो ना, वी क्या है, पीछे है आगे है? तो हमने कहा यहाँ पर हम लोग लीडिंग के लिए लिखते हैं तो वी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अच्छा, कितने से बताना जरा। हाँ कितने से? पाई से। किससे? किससे? पाई से। बहुत बढ़िया, टिप लो सब और खत्म कर दो मामला। होशियार, फाई से है वो, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ। है कौन चिल्ला रहा है इधर से अलग से? जो दूसरा कोई बोल दे तो वही सही है। चलिएगा, सीमा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। आई लीड कर रहा है या वी लीड कर रहा है? वी लीड कर रहा है। कितने से? लक्ष्मी बताओ, गलत बोल रही हो। आई लीड कर रहा है, बहुत बढ़िया। कितने से? पाई से। बताओ दीदी। पाई से। तुम्हारी बहन नहीं है आज? ठीक है, तुम बताओ दीदी। आई आगे है, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि आई आगे है। देखो कितने से, लेकिन 180 से। और कोई? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सभी का π/2 से। और कोई? सभी को लग रहा है कि आई आगे है, सबको लग रहा है कि लीड कौन कर रहा है? आई लीड कर रहा है। तो हमने कहा कि आई इज लीडिंग। आई क्या कर रहा है? लीड कर रहा है ना। कितने से, ये कौन बताएगा? 180 डिग्री। 86% कितने से? 180 डिग्री से। 83% कितने से? पाई से तो है। हाँ पाई। पाई। क्वेश्चन देख लो ढंग से एक बार। क्या? ओमेगा। 2 पाई आंसर है। ऊपर 1 पाई ज्यादा है, 1 पाई कम है, तो आंसर डिफरेंस कितना आएगा? 2 पाई का आएगा ना दादा। क्या है पाई पाई चिल्ला रहे हो कब से? समझा रहा हूं, क्वेश्चन ढंग से देख लो। ऊपर पाई ज्यादा है, ओमेगा से भी आगे है पाई, और ये ओमेगा से पीछे पाई रहेगा, ओमेगा टी से पाई पीछे रहेगा, तो गैप 2 पाई का हो जाएगा। पाई। पूरी क्लास पीछे पड़ गई, पाई पाई ऐसे कर रहे हैं जैसे। थोड़े ध्यान से आंसर देख के क्या करो, सोचा समझा करो, उसके बाद आंसर करो। कुछ भी आंसर कर रहे हो तुम तो। चलो, अब अगर आप में और कैपेबिलिटी है आंसर करने की तो करिए आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का। सेम है। कौन बोल रहा है सेम है? गलत है, पूरा साफ साफ गलत है। आंखें खोल के देखो क्वेश्चन तो पता चलेगा। कौन लीडिंग है बताओ मुझे। आई लीडिंग है। कैसे? तुम लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ाने का क्या मतलब निकला अगर तुम मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो तो? अभी सब हाँ हाँ करेंगे थोड़ी देर बाद, इसीलिए मुझे कभी कभार तुम लोगों पे गुस्सा आता है कि तुम पढ़ते नहीं हो।
और जब मैं बोलता हूँ पढ़ते नहीं हो तो मन में सोचते होंगे कि हम तो बहुत पढ़ते, आपको क्या पता कितनी पढ़ाई करते हैं। पर मेरे को मालूम है कि वो बिस्तर वाली पढ़ाई नहीं होती दादा, मेरे को भी पता है कि कैसे पढ़ाई होती। बिस्तर में सो जाने से पढ़ाई नहीं होती, समझे। पढ़ते हैं सर, यहाँ से आके बिस्तर में पड़े रहते हैं। अभी बताने जाऊंगा तो बीच में सब बोलेंगे। तो बताओ ना आंसर, पता था तो बताओ। चौथा पांचवा छठे का आंसर बताओ, पता था तो। अरे नहीं आएगा देवी, शक्ल तुम्हारी बता रही है कि नहीं, समझ में भी नहीं आया अभी तो सर। अपोजिट नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि जब ऐसा लिखते हो आप, तो ये वाला एंगल क्या होता है, थीटा। बोलो हाँ है ना। और मेरे लिए अभी थीटा ही ओमेगा टी है क्या। अगर मैं आपको बोल दूं कि ओमेगा टी में कुछ जोड़ दो, क्या बोल दूं, तो आप एंटी क्लॉक जाओगे या क्लॉकवाइज जाओगे। बिल्कुल सही, कोई क्लॉकवाइज बोल रहा है मेरी क्लास में, बताओ। एंटी क्लॉक जाते हैं, किधर जाते हैं, मतलब इसमें कुछ जुड़ेगा तो उधर जाएगा। अब यहां पर कौन होता है, सभी पॉजिटिव है ना। यहाँ पे क्या होता है, सब। यहां पर केवल, यहां पर और यहां पर। अभी मैं तुमसे कहता हूं कि अगर मैं आप लोगों को यहां पर कॉस ओमेगा टी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, तो आप इसको साइन ओमेगा टी में कैसे बदलोगे। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए कि आप इसको साइन ओमेगा टी प्लस माइनस क्या करो, माइनस करूं मैं, क्या माइनस करूं बताओ। क्या माइनस करूं, अब बोल रहे नहीं। भाई एक बात बताओ, पहले तो ये तुम सोचोगे कि मैं एकदम इस पे क्यों आ गया, ये तीनों छोड़ छोड़ आ गए यहाँ पर, इसलिए छोड़ छोड़ के आ गया पीछे, क्योंकि तुम लोगों को ये क्वेश्चन तब तक नहीं बनेंगे जब तक तुम दोनों तुम लोग इन दोनों को बराबर बराबर नहीं करो। कंपेयर कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सब जगह क्या है, साइन 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 साइन। जब अगर सब जगह साइन होगा तो कंपेरिजन आसान हो जाता है कि कुछ मत देखो, केवल पीछे पीछे देख लो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, फिर दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे, जब तक कि ना तो दोनों कॉस में आए ना या तो फिर दोनों साइन में आ जाए। तो आपकी मर्जी, आप लोगों के पास ओपन चैलेंज है, या तो आप साइन को कॉस में कर लो या कॉस को साइन में कर दो, जो कर सको। कैसे करोगे, नहीं आया था ये भी याद नहीं है ना, थीटा माइनस, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा, ढंग से देखो इसको, 90 आ गया यहाँ पर, क्या आ गया। तो तुम लोगों को याद हो कि जिंदगी में किसी को बोल मत देना कि विषम होता है, पर 927 को हम लोग विषम मानते हैं। अरे हाँ या ना, याद आया, 18 और 36 को सम मानते हैं। तो ये अगर 90 आ गया यहाँ पर 90 डिग्री, इसका मतलब ये चेंज करवा देगा, क्या करवा देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आएगा। और जब आप देखते हो कि π/2 प्लस थीटा, क्या चीज, तो π/2 ये 90 और प्लस थीटा, यानी कि कहां पहुंच गया आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या कॉस होता है, नहीं होता है। लेकिन कॉस क्या होता है, तो मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा या प्लस, माइनस लगाना है या प्लस, जल्दी बोलो। यहाँ आगे साइन के आगे माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं। पहली बात तो ये साइन थीटा तो हो गया। अब मुझे ये बता दो कि मुझे माइनस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ये माइनस प्लस किसकी वजह से लगाते हैं, इस कॉस की वजह से लगाए जाते हैं। कॉस को जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो माइनस पाओगे, यस और नो। तो क्या आंसर आ गया, कहां आ गया आंसर, तो उल्टा करके देखो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था। अब आप क्या करो, आप साइन 90 प्लस थीटा करो, π/2 प्लस थीटा करो या फाइव करो, है ना। थीटा करा तो अब क्या होगा, 90 आया मतलब साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। और अगर कॉस में बदलेगा तो कॉस थीटा बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, 90 प्लस थीटा यानी कि 90 और प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था, पॉजिटिव होता था। इसका मतलब कॉस के आगे क्या लगेगा,
पॉजिटिव लगेगा। तो समझ में आया ऊपर जो लिखा था कि cos थीटा बराबर क्या, तो 90 प्लस साइन थीटा। तो आप इसको घुमा दीजिए इस क्वेश्चन को जो यहाँ लिखा हुआ है। अरे हाँ है ना, क्या कर दो, साइन 90 प्लस थीटा कर दो, क्या कर दो। तो आप क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे यहां से आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, कॉस को नीचे वाले को लिखना था, मुझे ऊपर वाले को लिख दिया मैंने, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट क्लियर है। अरे बोलो, अब बताओ आगे कौन, अब तो क्या कोई भी बता देगा, अब तो अब बोल के करोगे ही क्या, शर्म नहीं आ रही अब। कौन लीड कर रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं चेक होता है हवा में, केवल केवल इतना ही क्वेश्चन आ गया ना कि ये कॉस और साइन वाला, तो आधे बच्चे तो लिख के आ देंगे बराबर चल रहा है दोनों, बोल तो दिए ही थे ऑलमोस्ट। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो, तुम बताना कौन लीड कर रहा है। वी लीड कर रहा है, कितने से, पाई से, बहुत बढ़िया। कितने से, चलिए आखिरी वाला करके देखो कॉपी में, जल्दी इसका आंसर आप लोगों को करना है, कॉपी में सॉल्व करो इसको। बच्चा बोल रहा है बराबर है दोनों, कौन आगे है, कितने से, क्या किया तुम लोगों ने, ऊपर वाले को चेंज किया या नीचे वाले को, ऊपर वाले को क्या लिख दिया तुम लोगों ने, साइन थीटा, हाँ इसको लिख दिया होगा साइन ओमेगा टी, लिख दिया, साइन ओमेगा टी लिखा तो माइनस लगाया कि नहीं लगाया आगे, तो कंपैरिजन हो जाएगा, हाँ कंपैरिजन हो जाएगा। अच्छा साइन माइनस में अगर साइन ओमेगा टी है तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताओ, एक में ही होगा, थर्ड या फोर्थ क्या होता है, फोर्थ में, बताना जरा अक्ल लगा के, रेंदो नहीं होगा है ना, मत दिमाग लगाओ, थर्ड में कैसे हो जाएगा, थर्ड बनने के लिए 180 प्लस माइनस करना पड़ता है ना, थर्ड किसके बीच में होता है, 180 और 270 के, आपको दिखाई दे रहा है वहां पे 180 या 270 कहीं पर भी, तो फिर कैसे हो सकता थर्ड में। अरे भाई यहां पर साइन के पीछे आपको या तो 180 या 270 दिखाई दे तो समझ में आए कि 180 प्लस यानी तीसरा और 270 माइनस यानी तीसरा, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, आपको लग रहा कुछ नहीं, यहां पर है जीरो, क्या है, जीरो लिखा हुआ है ये, और पता है क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन 0 माइनस ओमेगा टी, 0 माइनस ओमेगा टी लिखा है, देखो जरा 0 डिग्री का मतलब क्या, 0 डिग्री का मतलब ये वाली लाइन, अरे हाँ है ना, जब आप 0 डिग्री को ये वाली लाइन बताते हो और आप कह रहे हो कि साइन जो है वो कितना है, नेगेटिव साइन है, क्या है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहता कि साइन 360 माइनस थीटा करो, क्या करो, तो पहली बात तो 360 सम संख्या है, यस और नो, अगर 360 सम संख्या है तो मैं क्या लिखता, साइन का साइन रहने देता, साइन का क्या रहने देता, साइन रहने देता,
पर 360 माइनस थीटा, यानी कि अगर मैं ऐसे चलता हूं, मैं हमेशा कैसे चलता हूं, ऐसे चलता हूं, और जब ऐसे चल रहा हूं मैं, तो मुझे 360 कहां मिलेगा, मुझे 360 जीरो की जगह मिलेगा। अरे कहां मिलेगा ये, 360 जीरो की जगह मिलेगा, यानी कि मैं माइनस की बात कर रहा हूं, तो मैं इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं, हाँ या ना। तो एक्चुअल में फोर्थ में है, किसमें है ये, फोर्थ में है। और यहां पर क्या लिखा हुआ, तो मैंने इसको बिना चेंज किए लिख दिया माइनस थीटा, क्या लिख दिया, माइनस थीटा। और चौथे नंबर पर जब साइन आता है तो बताओ नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, तो हम इसको माइनस को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये आया आपका। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पर आगे कौन दिखाई दे रहा है, v आगे दिख रहा है, कौन आगे दिख रहा है, v। अरे बोलो कौन आगे है, v इज लीडिंग। अब आपका मन करेगा सर कितने से, बोलो हाँ है ना, कितने लोगों का मन कर रहा बता पूछने का कि कितने से। अच्छा ये मैंने सही लिखा क्या, माइनस ओमेगा टी, ये माइनस ये सही लिखा क्या साइन। पहली बात तो पाई बाई 2 है, 90 होता है तो साइन में बदलता है, तो सबको पता था। पर इसको देखोगे तो लिखा है 90 प्लस ओमेगा टी, क्या लिखा है, और 90 प्लस ओमेगा टी लिखना, 90 प्लस ओमेगा टी लिखना यानी कि कहां पहुंचना, सेकंड वाले में, बोलो हाँ है ना। अरे 90 प्लस ओमेगा टी में थर्ड कैसे पहुंच जाते, मुझे ये समझ में नहीं आता है। 90 प्लस ओमेगा 2 सेकंड में पहुंचाएगा, और कॉस सेकंड में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए हमने यहां क्या लगा दिया है, इसलिए हमने यहां क्या लगा दिया, अरे यार माइनस लगा दिया। अब एक माइनस का साइन है जो कि पीछे है, और एक ओमेगा जो है प्लस का वो आगे है, डिफरेंस आएगा 2 ओमेगा टी का। कितने का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई साइन जो है वो यहां है, ओमेगा टी पीछे। अरे यस और नो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। माइनस में साइन ओमेगा टी मतलब साइन यहां है, कितना पीछे है, तो आप बोलोगे ओमेगा टी पीछे है, और इसके पहले वो किस में था, प्लस में था आगे, कितना ओमेगा टी, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा। और अभी भी समझ में नहीं आया तो आखिरी एक और समझा देता हूं, एक लास्ट तरीका है, उसके बाद मेरे पास कोई तरीका नहीं है। आपके पास दो इक्वेशन बनी, वो क्या बनी बताओ, आई बराबर क्या बना, आई नॉट साइन माइनस का साइन ओमेगा टी, यही बनी क्या, और v बराबर क्या बना, v नॉट साइन ओमेगा टी, यही बनता है। जरा ध्यान से देखो, क्या इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा ध्यान से मुझे बताना हाँ या ना में जवाब देकर, कि मेरे पास ये जो लिखा है आई नॉट, मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन ऑफ 0 माइनस ओमेगा टी। अभी बताया कैसे लिखा जा सकता, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v नॉट साइन ऑफ 0 प्लस ओमेगा टी। अब बताओ आगे कौन, और कितने से आगे, 2 ओमेगा टी से आगे। यहां पर लीड कौन कर रहा है, लीडिंग क्वांटिटी जो है वो कौन है, क्लियरली नजर आ रहा। अब तो यार इससे आसान तरीका नहीं बन सकता है ना, लीडिंग क्वांटिटी कौन हो गई, v हो गई, और इसका जो फेज डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस जो आ रहा है, फेज डिफरेंस यानी कि जिसको हम फाई कहते हैं, या इसको आप क्या कहते हैं, तो आप इसको कहते हैं कलांतर, क्या कहते हो, वो कितने का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 ओमेगा टी का। क्लियर है भाई, जीरो को रेफरेंस मानो ना, जिससे मानना है वो जीरो है, जीरो से आगे भी उतना ही पीछे भी उतना ही, तो क्या डिफरेंस दोनों का सम नहीं हो जाएगा। क्लियर है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 6 ना। अब आप समझे कि आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन गलती किसकी रहती है, आप ही की गलती रहती है, बिल्कुल आपकी गलती है, 100% आपकी गलती है, बस आपको पुराना याद नहीं रहता। जैसे ही एक पुराना कॉन्सेप्ट आया आपने डब्बे गोल कर दिए, सबने आंसर गलत, और बहुत सारे बच्चे तो इन क्वेश्चन के भी आंसर गलत कर रहे हैं। मैं तो यही नहीं समझ पाया हूं अभी कि इसमें ऐसा क्या था इनमें, ये चलो ठीक है हटा दो, ये नहीं, ये यहां नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पाई इधर आगे निकल गए, पाई पीछे रह गया, इसको 2 पाई नहीं बोल पा रहे हैं, यहां गलती कर रहे हैं, यहां भी नहीं बोल पाए, यहां भी पाई बोल दिया आंसर। चलिए, और अब पूरी जो क्लास थी आपकी उसका ही आपके पास एक समरी है, हम लोगों ने जो कल से पढ़ा उसको मैंने पूरा समराइज कर दिया, क्योंकि बेसिक मैंने खत्म कर दिया। मैं कल सीधा फेजर डायग्राम पे आऊंगा, किस पे आऊंगा, फेजर डायग्राम। और मैं फेजर डायग्राम आपको 3 तरीके से समझाऊंगा, 2 फेजर डायग्राम और एक जो होगा वो वेव डायग्राम। ठीक है, 2 फेजर डायग्राम रहेंगे और एक वेव डायग्राम रहेगा। क्या एसी का फॉर्मूला आप लोगों ने यही लिखा हुआ है, ठीक है, पीक करंट कितना होता है सबको पता है, अरे बोलिए, वो नॉट वाला पीक करंट होता है। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है,
आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है पता चल गया। फिर आपने बोला टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, सबको पता चल गया, इंडिया में इतना, यूएसए में इतना। अरे बोलिए, ये वोल्टेज और वो दोनों बातें लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद एसी को आप क्या बोलते हो, ये डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, सारी बातें याद रख लेना क्या क्या चीजें हैं। अब मैं आपको लास्ट एक बात बता देता हूं, जो है आपका एसी इज मोर डेंजरस। एसी इज मोर डेंजरस, डेंजरस की स्पेलिंग बोलो, देन मान लीजिए कि आपके पास, अज्यूम करो, लेट वोल्टेज ऑफ एसी आपको दिया हुआ है कितना, तो आपने कहा सर 220 वोल्ट, कितना दिया है, और वोल्टेज ऑफ डीसी आपको दिया हुआ है वो कितना दिया, तो आपने कहा सर बराबर बराबर वोल्टेज लेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे। अरे वोल्टेज बराबर लेना पड़ेगा तभी कंपेयर करोगे। अब आप लोगों को एक बात जो मैंने कल बताई थी वो यहां पर अप्लाई करना है आपको, कि जब भी कभी वोल्टेज दिया होगा एसी का, तो ये हमेशा ये जो होगा ये क्या होगा, ऑलवेज आरएमएस वैल्यू। याद आया क्या, कल आप लोगों को मैंने ये बात बोली थी, याद हो लेक्चर में, कि हम जब भी वैल्यू की बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी जाती है, कौन सी वैल्यू दी जाती है, आरएमएस। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आरएमएस वैल्यू अगर ये दी है तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाय √2 पढ़ा हुआ है। अरे उसी को 0.707 बोल देते हो आप लोग, है ना, अगर इसी को सॉल्व करोगे तभी तो 0.707 आता था। तो जबकि जब डीसी की बात करते हो, किसकी बात करते हो, डीसी की, तो डीसी जो है वो कितना वोल्टेज है, 220, और ये हमेशा, इसमें कोई आरएमएस वैल्यू नहीं होती, एवरेज नहीं होती, हमेशा यही, ये वी एवरेज भी है, अरे बोलिए, अरे हाँ है ना, और यही आपकी क्या है, वी डीसी भी है, और ये हमेशा क्या होता है, पूरे साइकिल में ये क्या होती है, पहली बात तो साइकिल ही नहीं चलती पर ये कांस्टेंट होती है। तो डीसी में वोल्टेज 220, और जब एसी में भी 220 वोल्टेज है, लेकिन वो कौन सी वैल्यू थी, आरएमएस वैल्यू थी, तो मैं यहां से इसकी पीक वैल्यू निकालता हूं, पीक वैल्यू जब निकालूंगा तो वो 220 इंटू √2 हो जाएगा, और जब आप इसको 220 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका √2 की वैल्यू होती है 1.414। अगर ये 220 नहीं होता, कोई मल्टीप्लाई करेगा क्या, कितना आ रहा है, अरे को आप मत करो, मैं ही कर देता हूं, छोड़िए। कितना करना है अपन को, 220 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, कितना आया, 311 वोल्ट। कितना आ रहा है ये, तो हमारे पास यहाँ पर 311 वोल्ट आया। यानी कि जब कभी आप एसी के वायर को होल्ड करोगे, पकड़ लोगे गलती से, तो एक साइकिल में 2 बार आपको 311 का झटका लगेगा। कितने का लगेगा, लेकिन जब हम बात करेंगे डीसी को पकड़ने की, तो उसमें 220 वोल्ट लिखा रहेगा, और झटका कितने का लगेगा, शॉक कितने का लगेगा, 220 का ही लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि एसी जो है वो ज्यादा डेंजर होती देन डीसी। क्लियर है क्या, अरे बोलिए, सिंपल। आपको कभी और भी कोई पूछ ले कि बताओ इसमें कितना वैल्यू होगी, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एसी डीसी की, तो डीसी में तो वही वैल्यू होती है, एसी में आप लोगों को किसका मल्टीप्लाई कर देना है, √2 का मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर यहां तक बात, कोई समस्या परेशानी तो नहीं, अरे बोलिए, ठीक है। लेक्चर कंप्लीट करें, यहाँ पे खत्म, कल पढ़ें आगे, चलिए, थैंक यू।